Welcome to JAR classes. Today we'll learn about current electricity. प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या सब पढ़े हैं, हम थोड़ा सा आपको उसका रिव्यू कर लेते हैं। पहला था आपको करंट तो था ही, dq बाई dt। दूसरा पॉइंट था करंट डेंसिटी, I बाय a। वेक्टर फॉर्म था इसका, लिख लेना तो बेटर होगा। तीसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी था a टॉप, या यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड का रेंज है। टॉ जो है 10⁻14 सेकंड का है, और टॉ जो है वो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, ये था। और एक रिलेशन लिखे थे हम, अभी इसको प्रूफ नहीं किया है, I इक्वल टू NEAVD। यहाँ पे N क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका जो ऑर्डर होता है मेटल में 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। इतना बेसिकली आपने पढ़ा है। और कर लिए। अब हम लोग लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Relation between electric current and drift velocity. एक यूनिफॉर्म कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? यूनिफॉर्म कंडक्टर है, मतलब एरिया इसका हर एक जगह का सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इधर रखते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, मतलब ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। इस कंडक्टर का लेंथ को L मान रहे हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा वो भी हम निकालेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, और टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर ये निकालना चाहें तो मान लो x इक्वल टू हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी vd है, और टी टाइम में हर एक इलेक्ट्रॉन सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर मान लो जो इलेक्ट्रॉन इस एंड पे, ये इलेक्ट्रॉन इस एरिया को क्रॉस करने में कितना टाइम, इस एरिया को क्रॉस करने में टी टाइम लगता है, तो टी टाइम में डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ का इलेक्ट्रॉन
भी इसको क्रॉस करेगा, तो इधर के राइट साइड जो भी इलेक्ट्रॉन है वो तो क्रॉस करेगा ही। ये इलेक्ट्रॉन है, ये एल डिस्टेंस यहां तक जाएगा, ये है एल डिस्टेंस यहां तक जाएगा, क्या कि हर एक को एल डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो अगर इस एंड का इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाता है टी टाइम में, तो हर एक कंडक्टर का हर एक इलेक्ट्रॉन जो है टी टाइम में इसको क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, इसका एरिया है ए, फिगर बनाइए। इसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट एवरेज वेलोसिटी होता है जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करते हैं। Let us consider a uniform conductor of length L and uniform area of cross section, uniform area of cross section, capital A. N, यह है नंबर ऑफ electrons in a conductor. Small n, number of electrons per unit volume. Per unit volume. वॉल्यूम कितना होगा कंडक्टर का? वॉल्यूम भी वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एरिया इनटू लेंथ। वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कितना होगा? एरिया इनटू लेंथ। तो ये बताइए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो कितना हो? एन, स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में इतना इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका वॉल्यूम कितना है? ए एल वॉल्यूम में कितना? तो ये हो गया कैपिटल एन और स्मॉल एन में रिलेशन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सबके बारे में लिख ही रहे हैं। लेट टी बी द टाइम in which each electron travels a distance L to the right and crossing the area A. Therefore, T इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। इसको एक इक्वेशन, अच्छा ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, ये हो गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं।
Q total charge that crossing the area A is given by Q इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है n और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो Q इक्वल टू क्या होगा? Q इक्वल टू, और n इक्वल टू क्या लिखा है? स्मॉल n a l, तो ये हो जाएगा स्मॉल a l e। देयरफॉर करंट, स्टैटिक करंट जो होगा वो होगा Q बाई T, ये हो गया n a l e बाय l बाय v d। ये इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, और ये हो गया I इक्वल टू इतना, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 1, हमने 2 डिवाइडेड बाय 1 किया है, तो यहां से L L कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यहां से क्या आ गया? I इक्वल टू N E A V D। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I का जो वैल्यू होगा, ये स्टडी करंट है, I का जो वैल्यू होगा हर एक क्रॉस सेक्शन से क्या होगा? सेम होगा। यहां से ये तो रिलेशन हुआ, नोट में देखिए J इक्वल टू क्या होता है? करंट डेंसिटी I बाय A, तो I बाय A लेंगे तो ये हो जाएगा NeVD। नहीं, अब देखिए NeVD क्या होता है? 8 ऑफ Ne, ये हो जाएगा फोर्स बाय मास इनटू दिस वन, तो Ne E टॉ बाय m को म्यू भी कहते हैं, तो J इक्वल टू हो गया दिस वन। एक रिलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन, करंट, यहाँ पे लिख लीजिएगा रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी। मोबिलिटी का हम इससे पहले भी बता चुके हैं, वो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर लोगे तो उसका मैग्नीट्यूड लोगे, और ये आ जाता है ई टॉ बाय एम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? और J इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम इंटू ई। जरा ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टिविटी ये क्या होता है? कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी होता है m बाय एन ई स्क्वायर टॉ, और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? तो ये हो जाएगा J इक्वल टू सिग्मा E। ये स्केलर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो J का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन सेम होता है, तो लिखेंगे ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। J इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ये क्या है? ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिए अभी तक हम लोग ओम्स लॉ नहीं पढ़े हैं, लेकिन ओम्स लॉ को हमने प्रूव कर दिया है
जो ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, समझ रहे हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेसन है। और ये है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। नहीं, नीचे का नहीं मिटा। जहां पे किसी को प्रॉब्लम होगा वो पूछोगे। अच्छा, ये स्टैंड रखने से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? चलेगा? ये तभी हो सकता है जब ऊपर से इसको फिक्स किया जाए। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मकान मालिक से ये कीजिए। सेकंड में लिखिए, सेकंड पॉइंट, आई रिमेन सेम। क्या नहीं लिखे हैं अभी? अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके, लिखिए। तो क्या कारण था ये तो मुझे पता नहीं। ओम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म ये वायरल है, ये सब जानता है। पता नहीं इसको कौन वायरल कर दिया, किस परिस्थिति में किया, लेकिन वेक्टर फॉर्म जो हमको तो उससे अच्छा लगता है, लेकिन ये वायरल नहीं है, इसको हम लोग वायरल कर, तो ये बेटर होगा। इक्वल टू आई यार सबको पता है, 10th के बच्चे को भी पता है, लेकिन इसी का वेक्टर फॉर्म जो है हो सकता है बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है। यहाँ पे सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होता है? अभी हमने लिखा था, हाँ, NE² टॉ बाय एम। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, लिखेंगे आई रिमेन सेम I remain same for all cross section. For all cross section, since it is a steady current. A steady current मतलब जो टाइम के साथ वैरी नहीं करता है। करंट जो है e पे पावर 0 है, मतलब टाइम के साथ वैरी नहीं कर रहा है। अब देखिए यहां से 2 का a में लिखते हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है? I बाय a। तो I कांस्टेंट है, तो यहां से करंट डेंसिटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ध्यान रखना पड़ेगा जो करंट कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ड्रिफ्ट वैल्यू एन ई तो कांस्टेंट है, एन और ई क्या है? तो ड्रिफ्ट वैल्यू अगर आई कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एरिया होगा। और तीसरा देखिए, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो लेंथ से क्या है? इंडिपेंडेंट। कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों उस केस में आया
व्हेन आई कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट होगा तब क्या होगा हम लोग देखेंगे। नोट कर लिए। थर्ड में आते हैं जरा सा। पॉइंट थर्ड में आइए। आई इक्वल टू हो गया एन ई ए वी डी, वी डी मतलब ए टॉ, एन ई ए ये हो गया दिस बाय एम टॉ, ये हो गया एन ई स्क्वायर ए टॉ बाय एम इंटू ई को क्या लिख सकते हैं वी बाय एल, ई को क्या लिख सकते हैं वी बाय एल, क्या कि बी इक्वल टू ई डी होता है ई एल, डी इक्वल टू होगा ई एल, एल है स्मॉल तो ई की जगह पे लिखेंगे वी बाय एल। अब देखिए आई बाय ए को हम क्या लिख सकते हैं जे, ए को इधर ले आए, जे हो गया, ये हो गया एन ई स्क्वायर टॉ बाय एम एल इंटू भी, अगर भी कांस्टेंट है तो जे जो होगा अगर भी कांस्टेंट है तो जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या जे ये सब कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा इसके अंदर का कांस्टेंट है, अगर हम टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट, तो यहां से आएगा करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, ये लिखते हैं बी में आइए जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, उसमें जो था वो एल से इंडिपेंडेंट था, एरिया पे डिपेंड कर रहा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एरिया जे जो है एरिया से इंडिपेंडेंट है, कब जब भी कांस्टेंट होगा, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए पे पावर 0 इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट। समझ में आई? तो ये आप पहले भी हम लिखवाए हैं, अभी भी आपको बता रहे हैं, लिख लिया आप लोगों ने पूरा कंप्लीट। तो पहला तो 2 नंबर का क्वेश्चन आपका है प्रूव दैट आई इक्वल टू एन ई ए बी डी 12th के लिए, और इस पे प्रॉब्लम भी रहेगा, अभी देंगे हम आपको। लिखेंगे डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ।
अच्छा, एक आपको मैं एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, बताएंगे आप। म्यू है मोबिलिटी। म्यू क्या है? कोई बोलेंगे नहीं, जिससे पूछेंगे वही बताएंगे। इसका यूनिट बताइए एंड डायमेंशन बताइए। अभी तक ना इसका मैं यूनिट लिखा हूं और ना डायमेंशन लिखा हूं, ये आपको बताना है। अभी बोलना नहीं है, जिससे पूछूंगा वही बोल। क्या आया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मोबिलिटी? और किसी का? आप लोगों का? मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड और ये होगा वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट स्क्वायर पर सेकेंड। लिखेंगे, ये यूनिट हुआ। और चार्ज पर वोल्ट पर सेकेंड। समझ में आई? अब आइए डायमेंशन। सही है। हाँ? देख लेता हूँ आप लोगों पे। वेलोसिटी हो गया L/T और इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो L/T Q ऊपर चला गया, यानी IT बाय MLT माइनस 2। ये कैंसल, ये कैंसल। तो M माइनस 1 T2, ये सही है। डायमेंशन ये हो गया और यूनिट ये हो गया। लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसका यूनिट एंड डायमेंशन। अब लिखेंगे डिरेक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो ये अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल, ये L है, ये एरिया है। इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा टू द राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। ये फिगर बना लीजिए। करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा। लिखेंगे we know that the relation between electric current and drift velocity, we know that the relation between I and Vt is given by I equal to NEAVD। ये इक्वेशन फर्स्ट। एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है A टॉप, ये हो जाएगा फोर्स बाय मास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड।
I इक्वल टू हो गया NEA और VD हो गया इसको लिखेंगे NEA E tau बाय M, इसको म्यू भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा E को क्या लिखेंगे V बाय L, यहाँ लिख लीजिए V इक्वल टू E इंटू L, देयरफॉर E इक्वल टू V बाय L। अब यहां से हम लिखते हैं V बाय I, V I को राइट हैंड साइड ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ML, नीचे हो जाएगा NE स्क्वायर tau A। ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है रेजिस्टिविटी, जिसको रो कहते हैं, ठीक है। इसको हम रो L बाय A कह सकते हैं। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टॉ कांस्टेंट होगा और लेंथ और एरिया कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा V बाय I रिमेन्स कांस्टेंट at constant temperature। इसी कांस्टेंट का नाम क्या है, रेजिस्टेंस। R है कांस्टेंट, ध्यान दीजिए, मतलब V बाय I जो हुआ, ओम्स लॉ क्या है, V बाय I इक्वल टू R, वेयर R इज कांस्टेंट नॉट वेरिएबल। मतलब V वर्सेस I कर्व क्या होगा, V वर्सेस I कर्व क्या होगा, कांस्टेंट है ना, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हुआ, मतलब इसका ग्राफ मस्ट बी लीनियर। अगर V वर्सेस I कर्व लीनियर नहीं है तो वो ओहमिक कंडक्टर नहीं होगा। V बाय I कांस्टेंट होगा तभी वो ओम्स लॉ होगा। अगर V बाय I कांस्टेंट नहीं है तो वो नॉन ओहमिक होगा। तो 12th में पूछता है जो V इक्वल टू IR इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, कहेंगे नो। कहे कि रेजिस्टेंस किसी भी, चाहे ओमिक हो या नॉन ओमिक हो, हर एक के लिए डेफिनेशन यही है, V बाय ओमिक भी के लिए, नॉन ओमिक के लिए भी, लेकिन ओमिक में ये कांस्टेंट होगा, नॉन ओमिक में ये कांस्टेंट नहीं होगा, अंतर यही है। तो V बाय I इक्वल टू R, जब R कांस्टेंट होगा तभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा। V वर्सेस I कर्व क्या होगा, लीनियर। जब V वर्सेस I कर्व लीनियर होगा तभी ये ओम्स लॉ को ओबे करेगा। तो लिखे यहाँ पे ग्राफ भी बनाइए, लिखेंगे V इक्वल, हाँ आप स्लो लिखते हैं और सब लिख लेता है। मॉर्निंग में 3 किलोमीटर दौड़िए, सब ठीक हो जाएगा। 10 kg वेट लॉस कीजिए, सब ठीक। ये वेट जो है ना, ये जो वेट है, ये एक्स्ट्रा न्यूटन लगाता है ना डाउनवर्ड, आपको ऊपर उठने ही नहीं देगा। आप अगर जंप करना चाहोगे 4 फीट तो नहीं होगा, आप 1 फीट उठोगे, मतलब ऐसे ही उठ के ऐसे करोगे।
प्लेयर सब जो है 5-5 घंटा जो है एक्सरसाइज क्यों करता है? फिट एंड फाइन के लिए। आजकल फिट एंड फाइन का मतलब क्या हो गया? जिम में गए, नृत्य किए, कर रहे हैं, तो वो हो गया, वो क्या हो गया? वर्कआउट। हाँ, थोड़ा सा पसीना निकल गया, हाँ बस हो गया, खेला खत्म। दे भाई 4 किलोमीटर दौड़ो ना, किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। 1 महीना के बाद रिजल्ट देख लो। हमने 1 मंथ में 7 kg जो है वेट को रिड्यूस कर दिया, मतलब भोजन से। सिर्फ खाने का पैटर्न को थोड़ा सा चेंज किया। तो आइए, तो आप लिखेंगे V equal to IR is the statement of Ohm's law only when V equal to IR is the statement of Ohm's law only when V versus I curve must be linear or R must be constant. But V equal to IR is not the statement of Ohm's law. V equal to IR जो है ये स्टेटमेंट नहीं है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तभी होगा जब V वर्सेस I कर्व क्या होगा? लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा। अब लिखिए आप, और एक लाइन लिख लीजिए, जो ये V वर्सेस I R इक्वल टू कांस्टेंट, अगर ऐसा हो रहा है मतलब V वर्सेस I कर्व स्ट्रेट लाइन हो रहा है, तो इसको क्या, इस कंडक्टर को क्या कहते हैं? ओहमिक कंडक्टर। लिखेंगे सच ए कंडक्टर इज कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर। such a conductor is called ohmic conductor, और ब्रैकेट में लिख लीजिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर मान लो V वर्सेस I कर्व, एक ग्राफ ये भी बना लीजिए, ये ऐसे है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन ओहमिक कंडक्टर। डिटेल में बाद में लिखाएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए, अगर V वर्सेस I कर्व लीनियर है तो ओहमिक हुआ, और V वर्सेस I कर्व लीनियर नहीं है तो नॉन ओहमिक हुआ। अब लिखेंगे हम लोग ओम्स लॉ। लिखेंगे इफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ द कंडक्टर, if the physical condition of the conductor ब्रैकेट में लिखिए सच एज टेम्परेचर, लेंथ एंड एरिया, टेम्परेचर, लेंथ, एरिया एंड एरिया ETC, ब्रैकेट को इनक्लोज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, do not change. If the physical condition of the conductor do not change, then the current flowing through the conductor, then the current flowing in a conductor is directly proportional to
is directly proportional to the potential difference across its ends. Thus, V directly proportional to I और ये हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा R, इसको कहेंगे I. ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, कांस्टेंट ऑफ, R है कांस्टेंट, R वेरिएबल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मतलब V बाय I जो होगा ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट होगा। इसका मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होगा, इसका मतलब VI कर्व कैसा होगा, लीनियर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, where R is called constant of proportionality, known as resistance of a conductor. नोट में लिखिएगा। पहला पॉइंट, R जो है, R इक्वल टू हुआ V बाय आई, R कांस्टेंट है। तो क्या R V और I पे डिपेंड करता है? नहीं करता है। R किस पे डिपेंड करता है? देखिए, रो L बाय A, रो में टॉ रहता है, रो किसको कहते हैं? M बाय NA स्क्वायर टॉ। तो M बाय NA स्क्वायर तो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, टॉ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे, तो कहने का मतलब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर से रिलेटेड ये दोनों है इसमें। लेकिन V, तो V और I से इंडिपेंडेंट लिखेंगे। R इज इंडिपेंडेंट ऑफ, जैसे कैपेसिटेंस में आपने पढ़ा था C इक्वल टू Q बाय V, तो कैपेसिटेंस Q और V से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। उसी तरह से R भी V और I से क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। तो लिखेंगे R इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। but depends upon देखिए किस सब पे डिपेंड करता है। रो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल, और ये हो गया उसका डायमेंशन, मतलब ज्योमेट्री। तो लिखेंगे बट इट डिपेंड्स नेचर ऑफ द मटेरियल, and its dimension, and the direction of current, ये डायरेक्शन ऑफ करंट प्रॉब्लम के थ्रू से आपको बताएंगे, तब समझ में आएगा। जैसे ये देखो, ये बॉटल, इसके और इसके अक्रॉस हम बैटरी लगाते हैं, तो करंट कितना ट्रेवल किया है? बॉटल इतना। अगर हम इसके और इसके अक्रॉस हम बैटरी लगा देते हैं, तो लेंथ करंट अब कितना कम हो गया ना। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। समझ में आई बात? जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, हाँ, लेकिन ये बातें सही है। 2 में लिखिएगा, SI यूनिट वोल्ट पर एम्पियर, इसको कहते हैं ओम।
एम बाय एम ई स्क्वायर आपने फिर सेकंड तो इसका तो रिलेशन है क्या नेचर ऑफ मटेरियल इसका नेचर ऑफ मटेरियल में कुछ नहीं है। इसका क्यों नहीं, नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ही। जैसा कॉपर होगा तो उसका एन अलग होगा, स्टील होगा तो उसका एन अलग होगा। आप लोग एनसीईआरटी पढ़, आप लोग कोई बुक्स पढ़ती हो कि नहीं? तो मन में आता है, जो समझ में नहीं आता है तो समझ में नहीं आता है तो तुम पूछती क्यों नहीं? चलो लिखो जल्दी से, बीच में ब्रेक हो जाता है ना, रिदम विल ब्रेक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, V इक्वल टू आई आर। थर्ड पॉइंट, V इक्वल टू आई आर is not the statement of a Ohm's law, is not the statement of Ohm's law, while V equal to IR, while V equal to IR is a general relation, while V equal to IR is a general relation for both ohmic or non-ohmic conductor. ठीक है, ये जो रिलेशन है दोनों के लिए वैलिड है, ओहमिक और ओहमिक तब होगा जब V वर्सेस I कर्व लीनियर होगा। और ये एक तो जो बनाए थे कर्व था, अगर V वर्सेस I कर्व लीनियर नहीं होगा तो वो नॉन ओहमिक होगा। एट ए गिवन टेम्परेचर V बाय I का रेशियो यानी रेजिस्टेंस जो होगा कांस्टेंट होगा। लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे, मैं एक ग्राफ भी बना देता हूँ, इसी में इसी पॉइंट में लिखिएगा। अगर मान लो इस पे हम I लेते हैं और इस पे V लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दे और मस्ट बी पासेस थ्रू ऑरिजिन, ये थीटा है। ये हो गया ओहमिक कंडक्टर, एंड आर क्या होगा, ये डी आई बाई डी भी हो जाएगा ना, टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, डी आई बाय डी भी। तो ये आर इक्वल टू टेन थीटा होगा, और ये सॉरी टेन थीटा इक्वल टू वन बाय आर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी आई बाई डी भी। डी वाई बाई डी एक्स होता है ना स्लो, तो डी आई बाई डी भी, तो ये कितना होगा, आई है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी है, तो स्लोप जो होगा यानी टेन थीटा वन बाय आर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। लिखोगे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखोगे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर या एट ए फिक्स टेम्परेचर ऐसे, ये ना ऐसे लिखे, R has fixed value, R has fixed value at constant temperature, at constant temperature. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, the substance which follow Ohm's law, the substance which follow Ohm's law are called ohmic substance or a linear conductor. लिखेंगे नॉन ओहमिक कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ओहमिक कंडक्टर।
नॉन ओमिक कंडक्टर लिखेंगे हुई सब्सटेंस द substance which does not obey Ohm's law are called non-ohmic conductors. It has variable resistance. And its resistance depends upon the value of current and potential difference. I और V पे डिपेंड करता है. The graph between V and I for such a conductor is a curve. The graph between V and I for such a conductor is a curve. एग्जाम्पल लिखिएगा, एक तरफ ग्राफ भी बना देते हैं. और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है ये एक्चुअली सेमीकंडक्टर जब आप लोग पढ़ोगे ना तो वहां का भी इसके लिमिटेशन में 2-3 पॉइंट है. देखो ये है आई, ये है भी. देखो क्या होता है सेमीकंडक्टर में, पीएन जंक्शन है ये, एक है पी टाइप, एक है एन टाइप. पी टाइप को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन को निगेटिव से, तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस. ठीक है. जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें कर्व ऐसे आता है. और यहीं पे अगर पी को हम ये निगेटिव से लगा दें, एन को पॉजिटिव से लगा दें, तो देखोगे क्या इसका कर्व ऐसे आता है. मतलब ये देखो यहाँ पे हम लोग जो सॉल्व कर भी को अगर हम अपोजिट कर दिए, मतलब इधर पहले था प्लस, ये नेगेटिव था, अब इधर नेगेटिव कर दिए, इधर पॉजिटिव कर दिए, तो नेचर जो है जस्ट चेंज कर जाता है. समझ रहे हैं. तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं देखिएगा. इसीलिए ये I1, ये I2, ये V1, ये V2. तो यहाँ पे हम डायनामिक रेजिस्टेंस, ये फॉरवर्ड बायस कर्व आता है. और आप लोगों को अभी चूंकि सेमीकंडक्टर नहीं पढ़े हुए हैं तो ये सब बात तो बोल नहीं सकता है, तो सिंपली कह दिया I वर्सेस V कर्व जो है कर्व होता है. क्यों होता है कर्व, वो सेमीकंडक्टर में क्लियर होगा. ये फॉरवर्ड बायस है और ये कौन सा बायस है, रिवर्स बायस है. रिवर्स बायस का मतलब होता है P को नेगेटिव से और N को पॉजिटिव से. तो यहाँ पे जो होता है ये होता है आपको ये मैंने V2 माइनस V1 बाय I2 माइनस I1, मतलब डेल्टा V बाय डेल्टा I. इस तरह से निकालते हैं. इसमें इसको कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस. लिखिएगा इसको. बायस का मतलब अभी मत समझो, वो उसको यही समझो. जो पीएन जंक्शन बायसिंग का मतलब होता है एक बैटरी लगा. बायसिंग का मतलब बैटरी लगा और कुछ नहीं है. पीएन जंक्शन है, उसमें अगर बैटरी लगा दोगे तो वो बायसिंग होगी. इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस, इसको रिवर्स बायस. फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव जो है और निगेटिव, अगर पॉजिटिव को पी से
और निगेटिव को एन से कनेक्ट करते हैं तो इसको कहते हैं फॉरवर्ड बायस। रिवर्स बायस, अगर एन को पॉजिटिव से पी को निगेटिव से, जस्ट उल्टा इसका, तो ये हो गया रिवर्स बायस। एन को पॉजिटिव टर्मिनल से पी को निगेटिव टर्मिनल से लगाते हैं तो इसको कहते हैं रिवर्स बायस। एक रखो या तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। पी को पॉजिटिव से, एन को निगेटिव से, फॉरवर्ड बायस। इसका रिवर्स हो गया रिवर्स बायस। हाँ, एग्जाम्पल में लिखोगे डायोड वाल्व, जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड, इसको पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड। और थर्ड में लिखो गैस डिस्चार्ज ट्यूब। नेक्स्ट में लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फैक्टर्स ऑन व्हिच रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस, कंडक्टेंस के ब्रैकेट में लिखिएगा 1/R। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस को जी से डिनोट करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को ही कंडक्टेंस कहते हैं। ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, factors on which resistance and conductance of a conductor depends upon। फर्स्ट में लिखिएगा मटेरियल, सेकेंड में लिखिएगा डायमेंशन, डायमेंशन के ब्रैकेट में लिखिएगा दैट इज शेप एंड साइज, थर्ड में लिखिएगा टेम्परेचर, फोर्थ में लिखिएगा लाइट, फिफ्थ में लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड। और कंडक्टेंस को अभी तक नहीं लिखा है तो कंडक्टेंस लिख लीजिए, कंडक्टेंस जी, कंडक्टेंस लिखेगा, इट इज डिफाइंड एज the reciprocal of resistance, the reciprocal of resistance। तो G इक्वल टू हो गया 1/R। इसका यूनिट क्या हुआ, यूनिट बोलिएगा, पहले तो ओम है ना, इसको उल्टा करके लिख दीजिए MHO, तो हो गया महो। ओम को रिवर्स ऑर्डर में लिखिएगा MHO, महो, या पर ओम और साइमन, पर ओम को हम लोग साइमन भी कहते हैं। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ लिखे, उसको अभी लिखेंगे नहीं, इस पे आप प्रॉब्लम बनाएंगे, नहीं तो ये हिस्ट्री का क्लास हो जाएगा, इसलिए प्रॉब्लम शुरू करेंगे। खाली लिख लीजिए लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, और एनसीईआरटी थोड़ा पढ़ करके आइएगा, या हम 2-3 लाइन लिखवा देते हैं, शॉर्ट में लिख ही लीजिए। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ लिखेंगे, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ceases to be proportional to I, CEASES, ceases to be proportional to I। भी यानी पोटेंशियल डिफरेंस ceases to be proportional to I। जैसे देखो ओम्स लॉ में क्या है, V वर्सेस I ग्राफ क्या है,
ये आई है, ये भी है, होता क्या है सो देखो, ये यहां से ये थोड़ा सा डिविएट करने लगता है जब टेम्परेचर चेंज, ये लीनियर से डिविएट हो जाता है कब, व्हेन डेल्टा टी ग्रेटर देन, मान लो 500 डिग्री सी, वैसे 100 डिग्री सी के बाद ही थोड़ा सा दिखने लगता है, लेकिन डेल्टा टी अगर चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा टी का मतलब टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अगर 500 डिग्री से अधिक हो जाए, हाँ, तो डी वर्सेस आई कर्व क्या हो जाता है, सीज होने लगता है, मतलब डिविएट होने लगता है। नेक्स्ट लिखेगा, सेकंड में लिखेगा, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ V। The relation between V and I depends on sign of V। साइन ऑफ V का मतलब ये है I, ये है V, ये फॉरवर्ड बायस में हुआ। सेकंड में ये ग्राफ आप बना सकते हो। अभी जो हम सेकंड पॉइंट लिखे हैं, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। V अगर पॉजिटिव है तो I इधर है और इसका डिफरेंट है, I जो है V के साइन पे डिपेंड करता है और डिफरेंट तरह से डिपेंड करता है। इन अदर वर्ड्स, if I is the current for a certain V, मान लीजिए for a certain V के लिए करंट यहाँ पे I है, तो यहाँ पे certain V के लिए I नहीं होगा, दूसरा होगा। हाँ, then reversing the direction of V, लिखो। Then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, does not produce a current of same magnitude, as I in opposite direction। अगर यहाँ पे हम V रखते हैं, मान लो माइनस V रखते हैं, तो यहाँ पे हमको करंट जो है I नहीं मिलता है, उससे बहुत कम मिलता है। ये होता है मिली एम्पियर का और ये करंट होता है माइक्रो एम्पियर का। मतलब यहाँ से ये करोगे तो इतना करंट मिल रहा है और यहाँ पे इतना करंट मिल रहा था। देखिए यहाँ पे आप फॉरवर्ड बायस में अगर पर्टिकुलर भी रख रहे थे तो करंट आपको इतना मिल रहा था। हमने इसको रिवर्स कर दिया, मान लो ये 5 वोल्ट था, हमने -5 वोल्ट कर दिया। ये करंट था मान लो 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर नहीं होता है, ये 0.2 एम्पियर होता है। समझ में आई? मतलब यहाँ पे जो है भी आई पे डिपेंड करता है, जबकि ओम्स लॉ में क्या है, भी आई पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आई? अब नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट लिखिएगा,
लिखेंगे द करंट में डिक्रीज और इंक्रीजिंग may decrease on increasing the potential difference. The current may decrease on increasing the potential difference. वैसे एनसीईआरटी में तो वो 2 ही पॉइंट है, 2-3 पॉइंट है इसी तरह का, तो 3 पॉइंट आपके लिए काफी है। इसका ग्राफ देखो, ये आई है, ये बी है। ये भी है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, भी अगर बढ़ा रहे हैं तो करंट फिर घटने लगा, फिर इस तरह से होने लगा, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं, समझ आएगा। मतलब भी को बढ़ाएंगे तो करंट घटने लगता है। ये ग्राफ बना लीजिए। थर्मिस्टर, ये पीएन जंक्शन वही सेमीकंडक्टर के केस में, यहाँ लिख लीजिए फॉर सेमीकंडक्टर। एक ग्राफ ऐसा भी होता है, ये आई है, ये भी है। तुम देखोगे मतलब करंट का 2 वैल्यू है, डिफरेंट पोटेंशियल पे करंट का वैल्यू सेम है। दो पोटेंशियल है, डिफरेंट पोटेंशियल है, लेकिन करंट का वैल्यू ये भी सेमीकंडक्टर का ही है। मतलब लिख सकते हो मोर देन 1 वैल्यू ऑफ V current has unique value. यूनिक वैल्यू मतलब 1 वैल्यू। जी का वैल्यू डिफरेंट भी होगा, लेकिन करंट का वैल्यू सेम। जबकि ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V को बढ़ाएंगे तो I भी बढ़ेगा, सेम ऑर्डर में बढ़ेगा, ताकि दोनों का रेशियो सेम रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम सेक्शन पे आते हैं। अब लिखोगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और सब भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन R इक्वल टू रो L/A। अगर देखो if L changed,
चेंज और दूसरा एरिया चेंज। दो तरह की बात हो सकती है, या लेंथ को चेंज कर रहा हो, लेकिन दोनों केस में वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट हो। आप लेंथ चेंज कीजिए या एरिया चेंज कीजिए, वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखिए तरीका क्या है, अगर एल चेंज कर रहा है आर इक्वल टू रो एल बाय ए, तो लेंथ चेंज कर रहा है तो एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर एरिया चेंज कर रहा है तो एरिया को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर। अब ये हो गया एल स्क्वायर, तो ये हो गया रो बाय वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया इंटू एल स्क्वायर, तो रो हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। इसको इस तरह से अब इसका ए में आइए, इफ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 मतलब परसेंटेज चेंज इन लेंथ अगर लेस देन इक्वल टू 5% है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, तो हम इसी रो में आप लिखेंगे डेल्टा आर बाय आर को क्या लिखेंगे आप, 2 डेल्टा, एरर एनालिसिस में आपने पढ़ा है 5% से कम होता है तो ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज हो जाएगा कितना, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। अगर लेंथ में कहेगा 3% का आपने इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 6%। ये ए हुआ, बी में आओ, इफ डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 ग्रेटर देन 5%, तब हमारा प्रोसीड्योर चेंज करेगा। क्या होगा, तब हम करेंगे आर एफ बाय आर आई, तो ये होगा फाइनल लेंथ बाय इनिशियल लेंथ का होल स्क्वायर। मान लो फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ निकालेंगे, मान लो आया स्मॉल एन, ठीक है। अब दोनों तरफ 1 से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, आर एफ बाय आर आई -1 इक्वल टू एन स्क्वायर -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल, इसी को कहेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, ये हो गया एन स्क्वायर -1, ये फ्रैक्शनल चेंज इन आर हो गया। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर -1 इंटू 100। जब 5% से अधिक होगा तो ऐसे काम करेगा। जिन्हें समझ में आ रही है, यहाँ पे देखिए आर इक्वल टू रो एल बाय ए, चेंज हो रहा है एरिया, तो एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया रो भी बाय ए स्क्वायर, रो कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, और रेडियस में करोगे तो आर पे पावर 4। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, प्रॉब्लम नेक्स्ट क्लास में होगा। अब जो होगा टेस्ट जो होगा वीकली होगा, पता चला है, और 1 घंटा जिस दिन संडे को वीकली मतलब ये होगा 1 घंटा पहले आएंगे, तो उस दिन जो है हम लोग 15 क्वेश्चन का डिस्कशन भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, डिस्कशन भी होगा, और टाइम भी लैप्स नहीं करेगा। वैसे आधा घंटा चला जाता था टेस्ट और उसका फिर ये,
आज क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन बनाए क्या? असं बना था बस तो पे डाउन क्या मतलब भेजना था लक्ष्य अच्छा तो आप आओगे तो बता देंगे। थैंक यू, ओके ओके थैंक्स। एक मिनट बेटा।